कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहीं से आप लोगों को डिफरेंस चीजों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन में सीएचएसएल की क्वालिफिकेशन, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां सीएचएसएल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है मेरे प्यारे दोस्त 12th, यानी जस्ट जब आप 12th पास करके आए हैं तो आप जो है वो सीएचएसएल का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। जबकि सीजीएल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है, यानी या तो ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हो गई हो, रिजल्ट आप लोगों का आ चुका हो, वो बात अलग है कि आपकी डिग्री आई है या नहीं आई है वो मैटर नहीं करती, रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप सीजीएल की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मैं इसी हिसाब से चीजों को देखूं तो यहां पर देखेंगे कि जब बच्चा 12th पास करके आता है तो इतना मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं होती है कि भाई एकदम से वो सीएचएसएल का फॉर्म भर देगा और एकदम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ भी मेरे प्यारे दोस्त क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ कंपटीशन उनके लिए ज्यादा होता है जो 12th पास करके आए हैं, लेकिन उनके लिए आसान होता है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का फॉर्म सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं और सीजीएल में किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो यहां सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि 12th वाला बच्चा इतना मैच्योर मेरे प्यारे दोस्त नहीं होता है, ना वो इतना सीरियस होता है अपनी जॉब को लेकर। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता चल चुकी होगी, सीएचएसएल 12th क्लास होती है इसमें, और सीजीएल में प्यारे दोस्त हम लोग ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो रही होती है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आगे बात करूं कि मेरे प्यारे साथी ये एज लिमिट क्या होती है, एज लिमिट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एज लिमिट सीएचएसएल के लिए जो होती है वो 18 से 27 साल होती है, जबकि सीजीएल के लिए 18 से 32 साल होती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं सीजीएल के अंदर जिसमें एज लिमिट आप लोगों की 18 से 27 होगी, लेकिन एक जनरल अगर हम लोग देखें तो सीजीएल में जो हमारी एज लिमिट काउंट हो रही होती है वो 18 से 32 साल के लोग जो है वो एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़े मेरे प्यारे साथी, अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो ये जो है ये रिलैक्सेशन है एज में, जैसे एससी एसटी का अगर कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है तो 5 साल का रिलैक्सेशन उसे मिल रहा होता है, अगर ओबीसी का कोई फॉर्म फिल करता है तो 3 साल का रिलैक्सेशन उसे मिल रहा होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त इन सारे लोगों को जो है इतना एज रिलैक्सेशन मिल रहा होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोनों का, जब मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूं ना तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि सब कुछ सेम है, तो फिर कंपैरिजन कैसे करें दोनों में, कैसे हम देखें कि सीजीएल मुश्किल है या सीएचएसएल मुश्किल है, इसीलिए हम उस पर जो बात करेंगे सबसे लास्ट में बात करेंगे, सारी चीजों को देखते हुए बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त कहां गए, एक सेकंड का समय देंगे। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर मैं बात करता हूं तो सीएचएसएल में भी 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले टीयर 1 होता है, टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और फिर टीयर 2 होता है जो मेरिट जो बनती है आपकी टीयर 2 के आधार पे बनती है। टीयर 2 जो होता है वो 360 नंबर का होता है, यानी उसके अंदर 120 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे होते हैं। ये टीयर 2 ही डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेम प्रोसेस जो होता है हम लोगों का सीजीएल के अंदर होता है। सीजीएल के अंदर भी मेरे प्यारे दोस्त टीयर 1 होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें भी जो मेरिट बन रही होती है वो टीयर 2 के आधार पे बन रही होती है। टीयर 2 जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त इसमें 390 नंबर का होता है, यानी मेरे प्यारे भाई 130 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैंने आपको बताई है, सीजीएल के अंदर टीयर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और मेरिट जो बनेगी वो टीयर 2 के आधार पे बनेगी। वही सेम केस सीएचएसएल के अंदर होता है, टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और टीयर 2 के आधार पे जो है वो मेरिट बन रही होती है। ये लास्ट में अच्छा ये क्वालिफाइंग नेचर का देखो, टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का दोनों जगह, यानी आप सिलेक्शन प्रोसेस जब देख रहे होंगे तो यहां आपको दोनों में जरा सा भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा आगे जाता हूं तो अब बात आती है जी, ठीक है, जब यहां तक डिफरेंस हम लोगों को नजर नहीं आया तो क्या इनके पैटर्न में क्या कुछ डिफरेंस है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप थोड़ा सा ध्यान यहां देंगे। जीए के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, ये मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूं। 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जा रहे होते हैं, 25 रीजनिंग के पूछे जा रहे होते हैं, 25 मैथ के पूछे जा रहे होते हैं, और 25 इंग्लिश के पूछे जा रहे होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, और 200 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटे का मेरे प्यारे दोस्त पेपर होता है, और 1/4 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। ये किसका है जी, दोनों का है, सीजीएल का भी यही है, सीएचएसएल का भी यही। आगे अगर थोड़ा सा बढ़ूं, अगर आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको दिख रहा होगा, ये टीयर 2 का पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं सीजीएल की तो इसमें मैथ के जो है वो 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, रीजनिंग के जो है वो 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, इंग्लिश के जो है वो 45 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, और जीएस के जो है वो 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, और कंप्यूटर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टोटल मिला के 130 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होते हैं, और 390 में से मेरिट आप लोगों की बन रही होती है। इस बार आप देखोगे कि 390 में से बहुत अच्छे स्कोर, 360 लो, 350 लो, 355 लो, बहुत अच्छे स्कोर है। उसका भी कारण रहा है, कारण क्या रहा है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि वैकेंसी जो है वो 18,000 प्लस वैकेंसीज हैं, और इस बार जो है वो सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उन्होंने क्यों फॉर्म भरा है, उन्होंने भरा है या तो अपना होम स्टेट लेने के लिए, होम डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए, या फिर मेरे भाई एक बेस्ट मतलब अपने से ऊपर वाली पोस्ट लेने के लिए। तो आप देखोगे उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। जी हाँ, सीजीएल में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा होती हैं तो सीजीएल में वो बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो उन पर प्रेशर तो रहेगा नहीं भाई जॉब का, तो बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर वो एग्जाम को दे रहे होते हैं, और बहुत अच्छा एग्जाम वो कर रहे होते हैं। तो क्या फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अगर उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा होता, उन्हीं को बेस्ट जॉब मिल रही होती, तो क्या पहले नहीं मिल चुकी होती। तो मेरे भाई लड़ना तो हम लोगों को पड़ेगा, मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, बस एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है इसमें कि वो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। उसका फिर क्या उपाय किया जाए, तो मेरा यहाँ बस एक ही है कहना कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोग मुद्दा उठाएंगे, और वो अभिनव सर ने मुद्दा उठाया भी था एक बार कि वेटिंग लिस्ट जो है वो बननी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इस बार ऐसा एग्जाम इसलिए फॉर्म भर दिया कि कुछ अच्छी जॉब और मिल जाएगी, कुछ हायर पोस्ट हम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन किसी कारणवश जो है इस बार उन्हें ऑडिटर मिल रही है, तो क्या वो ऑडिटर में ज्वाइन करेंगे, क्या वो टैक्स असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे, तो आप कहेंगे जी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो वो जॉब छोड़ेंगे, और जॉब छोड़ेंगे तो वैकेंसी जो है वो वैकेंट रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त बस मेरा यही कहना है इस पे कि इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है, वो आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है कि हम वेटिंग लिस्ट की मांग करें, और एसएससी ये कोई बुरी चीज थोड़ी ना है भाई। अगर वेटिंग लिस्ट आ रही है कि कोई बुरी चीज थोड़ी ना है, आपने वैकेंसीज दी हैं तो वो वैकेंसी सारी की सारी फिल हो यही सोच के तो आपने वैकेंसी दी है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आप ले आएंगे, वेटिंग लिस्ट से वैकेंसीज बढ़ती थोड़ी ना है, जो आपने वैकेंसी दी है उन्हीं को तो फिल करने की बात होती है वेटिंग लिस्ट में। तो वो सारी बातें जो है हम आगे करेंगे मेरे प्यारे साथी। अगर हम सीएचएसएल में अगर बात करें तो सीएचएसएल में मैथ में यहाँ भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में वहाँ भी 30 थे, यहाँ भी 30 हैं, लेकिन वहाँ इंग्लिश में 45 थे, यहाँ इंग्लिश में 40 हैं, वहाँ जीएस में 25 थे, यहाँ जीएस में 20 है, वहाँ क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर 20 क्वेश्चन का था, यहाँ 15 क्वेश्चन का है, यहाँ टोटल 360 में से मेरिट बन रही होती है, यहाँ टोटल 390 में से मेरिट बन रही होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न सेम है, ऑलमोस्ट क्या, अगर आप लेवल देखोगे पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लो, आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम, ना तो सिलेबस में कोई फर्क है,
ना मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का एग्जाम पैटर्न में कोई फर्क है, पीरी तो बिल्कुल डिक्टो सेम है। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में थोड़े से सीजीएल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, और वो भी 10 क्वेश्चन का फर्क है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखूं तो बहुत सारे टीचर्स को आपने कहता सुना होगा कि मेरे भाई सीजीएल के क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत मुश्किल आते होंगे, पहले आते होंगे मेरे भाई, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों का आप लेवल देखो, दोनों का सेम लेवल है। तो लेवल से तो हम ये डिफाइन कर ही नहीं सकते कि सीजीएल आसान है या सीएचएसएल आसान है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ये बताएंगे कि भाई ये आसान है? तो मेरे प्यारे दोस्त बस उसमें एक चीज होती है, वो है मेरे प्यारे दोस्त वैकेंसीज का खेल। उस पर भी हम आगे बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त ये चीज आप लोगों को दिख रही है, अगर आप 18 से 32 साल की एज में बिलोंग करते हैं और आप लोगों की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट है, तो आप लोग सीजीएल की तरफ जाइए। सीजीएल की तरफ जाएंगे तो जब एग्जाम पैटर्न में कोई भी अंतर नहीं है तो सीएचएसएल की भी आप मान के चलिए, आप सीएचएसएल में भी सेम तैयारी कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त आप पिछला रिकॉर्ड उठाइए, आप महसूस करेंगे इस बात को कि जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली सीएचएसएल वही निकाल रहे हैं। 12th के जस्ट बाद बच्चे इतना मैच्योर नहीं होता, इतना पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होता कि वो एग्जाम को प्रॉपर अच्छे तरीके से दे सके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस्टली बच्चा जो होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो सीएचएसएल को बहुत सीरियस होकर दे। अभी आप फॉर्म भी देखेंगे, लगभग फॉर्म बराबर भरे जा रहे हैं और सीजीएल में वैकेंसी जो है वो 6 गुना है। तो आप वहां से एक चीज महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो सीएचएसएल के मुकाबले सीजीएल में कम है। ये कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे। वैसे तो किसी पॉइंट पे आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों में कंपटीशन किसमें कम है किसमें ज्यादा है, ना आप एग्जाम के पैटर्न से डिफाइन कर सकते हैं, ना किसी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, केवल आप ना एग्जाम के लेवल से डिफाइन कर सकते हैं। केवल आप लोग जो डिफरेंस थोड़ा सा बता सकते हैं वो मेरे प्यारे दोस्त वैकेंसीज के आधार पर बता सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि आप 18 से 32 साल के बीच लाइक करते हैं तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन जस्ट अगर आप 12th पास करके आए हैं और आप लोग बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर है और आप लोग सीरियस हैं जॉब को लेकर, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। और वो मोटिवेट इस तरीके से होंगे कि ये जॉब जो है वो बहुत बढ़िया जॉब है। और ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, जो मेहनत करेगा मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप एक बार बढ़िए तो सही सीएचएसएल की तरफ, आप कहीं से कोर्स कंप्लीट करिए तो सही, इनिशिएट लीजिए तो सही। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है कि यहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 18 से 27 साल के बीच के हैं और जस्ट आप लोगों ने अभी 12th पास की है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्त सीएचएसएल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथी, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो अब आप एक चीज देखेंगे, ये जो है ये मेन पॉइंट है कंपैरिजन का। यहां हम लोग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर आप सीजीएल 2024 की बात करते हैं, सीजीएल 2024 ये जो भी हमारा साल गया है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 18,236 वैकेंसीज हैं, लगभग इतनी वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो लगभग 37 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 37 लाख फॉर्म। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीएचएसएल 2024 की देखें तो मेरे भाई 3954 वैकेंसी, मात्र 4000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फॉर्म जो है वो लगभग बराबर हैं, 34.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। देख रहे हो ये संख्या? अच्छा, बता सकते हो ये संख्या बराबर क्यों है? ये संख्या ऑलमोस्ट बराबर इसलिए है क्योंकि 85 to 90% जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो मेरे प्यारे दोस्त सीएचएसएल देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक बार उसे जॉब लेनी होती है, कैसे भी करके कोई सी भी जॉब आ जाए, उसके बाद जो मेरा ड्रीम होगा वो बाद में पूरा हो रहा होगा। भाई सरकारी नौकरी हमारे पास आ गई और उसके बाद जिसका मन करेगा टेंशन फ्री होकर जो है वो मैं एग्जाम दे रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये वाला बच्चा जो है एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा हर एग्जाम को देके चल रहा होता है। इसलिए सीएचएसएल में जो होता है वो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है, वैकेंसीज कम होती हैं लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो यहां ज्यादा होते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, आगे थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अब हमारे मन में ये आता है जी ठीक है, सारी बात आपने बता दी कि सीएचएसएल थोड़ा सा मुश्किल होता है, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा होते हैं, सीजीएल थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा सा ज्यादा होती है। वैकेंसीज प्यारे दोस्त आपको सीएचएसएल से ज्यादा ही देखने को मिलेंगी, हमेशा ज्यादा देखने को मिलेंगी, और पेपर पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है और किसी भी बात में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। बस वैकेंसीज की वजह से हम कह सकते हैं सीजीएल लिटिल बिट थोड़ा सा आसान है सीएचएसएल से। बस मैं यहाँ इस निष्कर्ष पे प्यारे दोस्त पहुंच रहा हूँ, इस कंक्लूजन पे प्यारे दोस्त पहुंच रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि जी अब ठीक है, अब हमने कंपैरिजन भी कर लिया, थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि अगर हम फ्रेशर हैं बिल्कुल तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे इस जॉब को पाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त अभी भी लगभग 5 महीने आप लोगों के पास हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला काम है कि कोर्स कहीं से भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्त सिलेबस जो है अपना सबसे पहले कंप्लीट करिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन आप सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट करने के साथ साथ आप रिवीजन करते चलिए चीजों का। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट देना। अभी एनालिसिस क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एनालिसिस इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया ना तो इस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एनालिसिस से आप लोगों को ये पता चलता है मेरे भाई कि कौन सा पोर्शन हम लोगों का वीक है, कौन सा पोर्शन जो है हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है, इस पे हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इस पे हमें टाइम कम देने की जरूरत है। मान लो आप हर मॉक टेस्ट में रीजनिंग को बहुत अच्छा कर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है रीजनिंग को पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन रीजनिंग को और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। आपसे मैथ बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है तो रीजनिंग का जो टाइम है वो मैथ में आप लोग दे दीजिए, मैथ को थोड़ा सा बढ़ाइए मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ ये पैटर्न जो है वो फ्रेशर बच्चे के लिए रहने वाला, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और हम 3 महीने में ही जॉब ले जाएंगे। वो होते हैं जॉब ले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जॉब ले जाते हैं, लेकिन जनरल ये मान के चलिए कि सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा। अगर आप सीजीएल सीएचएसएल में देखेंगे तो 4 सब्जेक्ट आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नजर आएंगे। सबसे पहले जीएस को कंप्लीट करना होगा, सेकंड चीज आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी होगी, और थर्ड चीज आप लोगों को मैथ्स पढ़ना होगा, और फोर्थ चीज जो है वो आप लोगों को रीजनिंग पढ़नी होगी। और मेरे प्यारे दोस्त मैं कहता हूं ना कि आप ये सोच के मत पढ़िए कि मैं सीजीएल के लिए पढ़ रहा हूं या मैं सीएचएसएल के लिए पढ़ रहा हूं। आप सिलेबस, आप सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए, सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए। मुझे जीएस पढ़नी है, कहीं भी पढ़नी है, शानदार तरीके से पढ़नी है। मुझे इंग्लिश पढ़नी है, कहीं भी पढ़नी है, पहले पूरी डिटेल में मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक उसी तरह मैथ और रीजनिंग मुझे पढ़नी होगी। जब आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, सब्जेक्ट आप लोग कवर कर लेंगे ना, तो फिर आप सीजीएल का एग्जाम देना चाहे सीएचएसएल का एग्जाम देना प्यारे दोस्त, हर एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो ये फ्रेशर बच्चे के लिए है कि आप सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करिए, कोर्स कंप्लीट, रिवीजन साथ के साथ करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम देने के लिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो है वो नोट्स को ही रिवाइज कर रहे होते हैं।
मेरे प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, लेकिन ये मॉक टेस्ट सबसे लास्ट में लगाने हैं। अभी मॉक टेस्ट पे तरफ नहीं जाना है। अभी तो ये लगेगा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। अभी मॉक टेस्ट पे ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। अभी जो है विशेष इस पे ध्यान दीजिए कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। जो बच्चे पहले किसी की एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बच्चे पहले किसी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और वो अब क्या करें, वो तो मेरे भाई सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जब उन्होंने पहले कोई एग्जाम दिया है, चाहे वो सीजीएल दिया हो, चाहे वो सीएचएसएल दिया हो या कोई और एग्जाम दिया हो, तो सबसे पहले अगर उनका कुछ एग्जाम में छूट गया है, कोई सा पोर्शन छूट गया है, तो पहले उसको कवर करिए। छूटा हुआ पोर्शन, जो छूटा हुआ पोर्शन है प्यारे दोस्त, उसे पहले कवर करिए, ठीक है। और इनका जो मेन टारगेट होना चाहिए, इनका जो मेन टारगेट होना चाहिए, वो मेरे प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ये अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 5 महीने आप लोगों के पास बचे हुए हैं। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है, सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है, तो यहाँ मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, ये वीक पॉइंट है पहचानिए, उसे नोट करिए और फिर से अगले टेस्ट में देखिए कि क्या वही वीक पॉइंट जो है वो मेंटेन रहा या वो वीक पॉइंट जो है आप लोगों का दूर हो चुका है। ये मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्सपीरियंस बच्चे केवल और केवल अपना सारा समय जो है, मोस्टली समय जो है वो मॉक टेस्ट को दे रहे होंगे, उसका एनालिसिस कर रहे होंगे और उसमें जो वीक चीजें आप लोगों को नजर आती है उन पर काम करने पर ध्यान दे रहे होंगे। ये है स्मार्ट तरीका। ऐसा नहीं है हम सिलेबस पहले भी पढ़ चुके, हम अलजेब्रा को बहुत पहले भी पढ़ चुके, ज्योमेट्री को पहले भी पढ़ चुके और फिर से पढ़ने लग रहे हैं, भाई उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अलजेब्रा अगर आप पढ़ चुके हैं तो मेरे प्यारे दोस्त अब उस अलजेब्रा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो यहां मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस, छूटा हुआ पोर्शन, प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, ये चीज पे आप लोग पूरा का पूरा फोकस करिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है आप लोगों को बताया हुआ होगा मैंने, सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए। यहाँ मैक्सिमम ध्यान आप लोगों को देना है, क्योंकि जहाँ 1 घंटे का पेपर होता है ना, वहाँ स्पीड बहुत मायने रखती है और स्पीड जो आप लोगों की इंप्रूव होगी वो हमेशा मॉक टेस्ट से इंप्रूव होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं